मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ये PT 365 है, 2021 एडिशन। तो ये नया करंट अफेयर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मई से लेके जनवरी तक का जितना भी पास्ट करंट अफेयर्स है उसको कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर UPSC एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहली जो हम देखेंगे वो पहला टॉपिक देखेंगे। पहले टॉपिक में आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स पे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 पार्ट है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे छः पूरा कवर कर ले, मतलब एक पूरा पार्ट कवर कर ले जिसमें 6 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक वो है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। केशवानंद भारती केस जो एक लैंडमार्क केस था, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, और ये लॉ के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर कोई लॉ ऑप्शनल के लिए देख रहा है UPSC में, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। रिसेंटली जो केशवानंद भारती, श्री पद्म गलगुरु एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पास अवे, ये इसीलिए न्यूज़ में था। और केशवानंद भारती केस के बारे में हम जान लेते हैं कि केशवानंद भारती जजमेंट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, और मतलब डिफाइन करा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन इन द सेंस कि बस एक प्रिंसिपल दे देते कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल्स आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। प्रॉपरली मैं नहीं लूँगा कि डिफाइन डेफिनेशन है। जो केस है डील करता है पटिशन अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट चैलेंजिंग जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड था बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। ये वायलेशन था फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 25, 26 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये केस था ये सुना गया था 13 जजेस की बेंच ने, और सबसे बड़ी बेंच थी उस टाइम की। ठीक है, और ये केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करता है। ये इंटरप्रेट करता है गोलकनाथ केस, ये इंटरप्रेट करता है आर्टिकल 368 जो पावर होती है पार्लियामेंट की टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और वैलिडिटी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, उसके बाद देखेंगे कि क्या उसकी जर्नी रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। सॉवरेनिटी, एसेंशियल फीचर जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे होती है, वेलफेयर स्टेट के लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, legislature, executive, judiciary, unity and integrity of nation, power of judicial review, harmony between FR, which is fundamental rights, and DPSP, parliamentary system, rule of law. Rule of law मैंने कवर कर रखा है अपने लेक्चर में, आप देख सकते हो, उसकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बेसिकली कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर ये वायलेट होते हैं तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर में वायलेशन है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो आराम से पॉज करके। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये कौन से केस में हुआ था? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस, 1961 और 1965 की टाइमलाइन है। ठीक है, फिर 1967 पे आ जाते हैं जहाँ पे गोलकनाथ केस हुआ था। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर्म अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गोलकनाथ केस में था। 1971 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो जो बोलता है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट और 25th अमेंडमेंट एक्ट इसी टाइम पे हुआ था 1971 में। फिर अब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देख सकते हो सेक्शन 2 था कर्टेल कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन। सेक्शन 3 था कि प्रेसिडेंट होता है DPSP का ओवर FR, मतलब फंडामेंटल राइट, मतलब DPSP ज़्यादा बड़े होंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था वो हटा दिया गया था, जो कि 39 क्लॉज B और 39 क्लॉज C में था। 1972 में 29 अमेंडमेंट एक्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो सेकंड लैंड रिफॉर्म्स थे लेजिस्लेचर के वो इंक्लूड कर दिए थे 9th शेड्यूल में। फिर लैंडमार्क करण आउटकम्स क्या है केशवानंद भारती केस के? ये अपहेल्ड करता है वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। उस
को ये बोलता है कि कुछ भी अमेंड कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, ये कंडीशन लगाई गई थी, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोला जाता है। और इसमें करेक्टेड जजमेंट दिया है गोलकनाथ केस का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि आर्टिकल 368 में पावर है प्रोसीजर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंड करता है पावर्स और लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि डिफरेंट है। ठीक है, अदर जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है 25th और 29th अमेंडमेंट एक्सेप्ट जो पार्ट कर्टेल करता है जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, जो कि हमने देखा था टाइमलाइन पे कि जो हटा दिया गया था पहले। ठीक है, और ये असर्ट करता है प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हेंस अमेंडेबल है, और प्रियम्बल अभी तक एक बार ही अमेंड हुआ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ प्रियम्बल के रिगार्डिंग। 1.2 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ यहाँ पे यूएस के कॉन्टेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप है जो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने हैं जो इम्पीच हुए हैं ट्वाइस। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है ये। अगर इंडिया की बात करूँ तो ग्राउंड कौन सा होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तभी आप इम्पीच होते हो। यूएस में ब्राइबरी या कोई से भी हीनियस क्राइम में आप इन्वॉल्व हो तो आप इम्पीच हो सकते हो। इनिशिएट कौन कर सकता है इंडिया में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यूएसए में ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, मतलब लोअर हाउस कर सकता है। प्रोसेस क्या होता है, स्टेज 1 पे देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का 1/4 मेंबर्स, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट बात करूँ, 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ता है, फिर 14 डेज का नोटिस होता है प्रेसिडेंट को, और फिर सेकंड और 2/3 मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वेरएज अगर यूएस की बात करूँ तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास होकर मतलब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, सिंपल थोड़ा सा। स्टेज 2 में सेकेंड हाउस जो एक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन हाउस जैसे, और वो पास होता है सेम मेजोरिटी में जो पहले के है। और यहाँ पे यूएसए में सेनेट होता है जो अपर हाउस होता है, वो कोर्ट की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे पास होता है 2/3 ऑफ द सेनेट वोट से। ठीक है, तो ये न्यूज़ यहीं ओवर हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनेशन ऑफ द सेंटेंस एजी परय्यावलम जो कन्विक्ट हुए थे राजीव गांधी के असैसिनेशन में, उनका भी पेंडिंग चल रहा है बिफोर तमिलनाडु गवर्नर फॉर ओवर 2 years। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कंपैरिजन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर की। जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन जो पर्सन है राइट कन्विक्टेड कोई भी ऑफेंस, कोई भी केसेस में, जैसे पनिशमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया जो ऑफेंसिव है अगेंस्ट द यूनियन लॉ। सेकंड है कि पनिशमेंट या कोई भी सेंटेंस जो कि दिया गया हो कोर्ट मार्शल पे, और सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर गवर्नर की बात करूं तो आर्टिकल 161 पे आता है ये, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो पोजेस करता है, पार्डनिंग पावर पोजेस करता है। बट जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की वो डिफर करती है प्रेसिडेंट पे। ठीक है, 2 रिस्पेक्ट्स पे। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है सेंटेंसेस जो इन्फ्लिक्ट हुए हैं कोर्ट मार्शल पे, मिलिट्री कोर्ट्स पे, वाइल गवर्नर नहीं कर सकता इस पे। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, पर गवर्नर नहीं कर सकता। इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिसाइव करता है डेथ सेंटेंस, तो जो पावर है ग्रांट करने की पार्डन, वो प्रेसिडेंट पे लाई करती है, गवर्नर पे नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है मेन पॉइंट वो है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है देख लेते हैं। पहला है पार्डन पावर जो है वो पार्डन क्या करता है, इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस और कन्विक्शन, जो कम्प्लीटली अब्सॉल्व करती है कन्विक्ट्स फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन। सेकेंड है कम्यूटेशन, ये डिनोट करता है एक सब्स्टिट्यूशन, एक फॉर्म जो कि पनिशमेंट से थोड़ा लाइटर होता है। रेमिनेशन क्या होता है कि ये इम्प्लाई करता है हम रिड्यूस करने कोई पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मतलब कम कर दिया सेंटेंस को। रिस्पाइट क्या होगा, ये एक लेसर सेंटेंस है जो कि ओरिजिनल नहीं दी थी इवेंचुअली, बट कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से कि भाई वो बंदा फिजिकली डिसेबल है या कुछ भी है, इसलिए रिस्पाइट होता है, या जैसे प्रेग्नेंट है लेडी जो ऑफेंडर है, इस वजह से। रिप्राइव है कि ये अप्लाई करता है स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, स्पेशली जो डेथ सेंटेंस की होती है टेम्परेरी पीरियड पे। कंपेयर करें गार्निंग पावर इंडिया की और यूएस प्रेसिडेंट की,
तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज करी है पार्डनिंग पावर्स। वो पार्डन करता है अपने फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस जो कि होते हैं फेडरल क्राइम से रिलेटेड, और ये होता है ग्रांट विदाउट लिमिट और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ठीक है। हाउएवर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो एक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस जो कि कैबिनेट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, इनके पास पावर होती है वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिपीव, डिस्पाइट और रेमिनेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCS। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर रहा है टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन जो कि एग्जामिन करती है इश्यूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs का। और न्यूज़ में क्या है, कमीशन जो बेसिकली हेड करा गया है जस्टिस जी रोहिणी, वो फॉर्म हुआ था 2017 में। ये सेटअप करता है आर्टिकल 340 जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो अपॉइंट करे कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करे कंडीशन रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकग्राउंड दे देते हैं आपको मंडल कमीशन का। 1990 में ये यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलेगा सेंट्रल सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। जो डिसीजन था बेसिकली मंडल कमीशन की रिपोर्ट में था 1980 का, जो कि सेटअप हुई थी 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंडर। बीपी मंडल जो थे इनके हेड थे। जो मैंडेट है मंडल कमीशन का वो आइडेंटिफाई करता है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वो एड्रेस करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है। जो रिकमेंडेशन थी OBC की सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इम्प्लीमेंट हुई थी 1992 में। एजुकेशन कोटा था वो 2006 में आया था अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करता है बेनिफिट रिकमेंडेशन मंडल कमीशन का जो पर्कुलेट करता है मोस्टली बैकवर्ड कमिटी में। और एक क्रीमी लेयर एक क्राइटेरिया निकला था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अलग होंगे, मतलब क्रीमी लेयर जो होगी जो प्रिविलेज्ड है OBCs में उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट। ये इंद्रस्वामी की जजमेंट थी, 1992 का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। हाउस होल्ड जो एनुअल इनकम थी 8 लाख और अबव वो क्लासिफाइड थे क्रीमी लेयर अमंग OBC, हेंस वो एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्वेशन के, ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं रिजर्वेशन की जो कि इंद्रस्वामी केस में थी। रिजर्वेशन जो होगा सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होगा, 50% का कैप है वर्टिकल रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर एलिमिनेट करना चाहिए बैकवर्ड क्लास से और रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। OBCs की डेफिनेशन देख लेते हैं। OBC एक कलेक्टिव टर्म यूज़ करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्लासीफाई करता है कास्ट जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज है। OBC बेसिकली एक हेटेरोजेनस ग्रुप है जो कि वेरियस जातीज या सब कैटेगरीज को लाता है सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस पे। फॉर इंस्टेंस OBCs इंक्लूड करते हैं लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ जो कि नॉर्थ और साउथ में रहते हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। आइडियाज़ ऑफ सब कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट थी 1955 की, प्रपोज करते हैं सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए OBC का इनटू बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमिटीज़। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1979 की, वो डिसेंट करती है एक नोट जो कि मेंबर LR नायक ने प्रपोज करा था सब कैटेगराइजेशन इंटरमीडिएट और डिप्रेस बैकवर्ड क्लास में। 2015 में बात करूँ तो NCBC ने प्रपोज करा है कि OBC बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड होंगे EBC ग्रुप A जो कि बेसिकली सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस में फेस कर रहे हैं इवन विद इन OBC, जो कि अब ओरिजिनल होंगे या नोमैटिक ट्राइब्स होंगे या सब सेमी नोमैटिक ट्राइब्स होंगे। सेकेंड है मोर बैकवर्ड MBC ग्रुप B जो कंसिस्ट करता है वोकेशनल ग्रुप्स जो कैरी करता है अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। बैकवर्ड क्लास BC ग्रुप्स जो होंगे कॉम्प्राइज करते हैं कंपैरेटिवली 3 चीज़ों में जो कि मूव फॉरवर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू NCBC जो है 11 स्टेट्स आते हैं इसमें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा और बड़े सारे। उनने सब कैटेगराइज करा है OBC को रिजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। NCBC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में बना था, उन्होंने एड्रेस करा था ग्रीवेंसेस जो OBCs के लिए
प्रेजेंट एनसीबीसी जो है बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1983 में जो उनका आया था, और जिसको बोला जाता है आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिकमेंड कर सकते हैं इंक्लूजन और एक्लूजन ऑफ कास्ट फ्रॉम ओबीसी लिस्ट, और डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इनकम क्या है, उसके हिसाब से क्रीमी लेयर का डिसीजन होगा। ठीक है, जो 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, और यहाँ पे 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस एनसीबीसी को, जो कि एक नेसेसरी पावर्स देगा अकाइन टू द कमीशन जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं। एसबीसीसी जो अकाइन है कमीशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे एनसीएससी, और ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं नए पैनल को। ये अमेंडमेंट ब्रिंग करता है चेंजेस इन आर्टिकल 342A और आर्टिकल 366। आर्टिकल 342A रिलेट करता है सेंट्रल लिस्ट जो कि होती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 366 बेसिकली डिफाइन करता है जो यूज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में अनलेस स्पेसिफिकली स्टेट अदरवाइज। एक्ट क्या होता है, एनसीबीसी जो कंप्राइज करती है 5 मेंबर्स की, वो अपॉइंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो इनका टेन्योर होता है या कंडीशन होती है सर्विस की, वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, की फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं पैनल के द्वारा वो है कि इन केस ऑफ ग्रीवेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं नॉन इम्प्लीमेंटेशन और रिजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, वायलेंस, पीपल विल बी एबल टू मूव द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्ट गिव करता है, पोज करता है कमीशन की पावर कि वो इंक्वायर कर सकती है कंप्लेंट्स जो इनसे रिलेटेड हो, और ये पावर देता है सिविल कोर्ट को कि वो सूट या कोई भी सम्मन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एविडेंस को ले सकते हैं एज अ एफिडेविट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी स्क्रीन पे वो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है कि हमें अमेंड करना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को, इंक्लूड करना चाहिए मोर वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल गवर्नेंस पे। हमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पे कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 का जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है लैंग्वेज जो कि यूज होती हैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ऑफ यूनियन। ट्रांजिशन जो बिजनेस की होती है पार्लियामेंट में, सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स में होती है, सर्टन पर्पस जो होते हैं हाई कोर्ट में एज पर द एक्ट, जो कि इंग्लिश और हिंदी में यूज्ड हो फॉर सर्टन स्पेसिफिक पर्पस लाइक रेजोल्यूशन, रूल्स, जनरल ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन जो कि प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो बड़ी सारी चीज़ें रिलेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। 1969 में ये सेटअप हुआ था। कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, प्रोटेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स माइनॉरिटी ट्राइबल लैंग्वेज को, और प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक हार्मनी जो कि होगा पढ़ाने का 15 इंडियन लैंग्वेज टू नॉन नेटिव लैंग्वेज। एडवाइस करता है, असिस्ट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इन द मैटर्स ऑफ लैंग्वेज। CIL ऑर्गेनाइज करता है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का होता है, रीजनल लैंग्वेज का हो गया या नेशनल टेस्टिंग सर्विस के लिए हो गया। प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो पार्ट ये आपका 17 है, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो कि आर्टिकल 343 से लेके 351 में। ठीक है, 8 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल बताता है कि 22 लैंग्वेज है, जिसमें 14 जो इनिशियली इंक्लूड हुए थे, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ये ऐड हुए थे 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में ये बेसिकली बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वही ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी यूनियन की। क्लॉज 3 में ये प्रोविजन है कि इंग्लिश कंटिन्यू होगी इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965 बाय एम्पावरिंग कि पार्लियामेंट उस पर लॉज बना सकता है और एक्सटेंड कर सकता है। 344 क्लॉज 1 में ये प्रोवाइड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा वो एक्सपायर होगा 5 ईयर्स में फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 348 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि प्रोसीडिंग जो होगी सुप्रीम कोर्ट में या हैवी हाई कोर्ट वो इंग्लिश में होनी चाहिए अंटिल जो पार्लियामेंट है वो चेंज करे या कुछ प्रोवाइड करे। ठीक है, आर्टिकल 351 जो प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, सो दैट एक मीडियम सर्व करे एज अ एक्सप्रेशन हर एलिमेंट्स को जो कि कॉम्पोजिट कल्चर है इंडिया का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या है, अंडर आर्टिकल 344 जो कमीशन
के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कमीशन कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन जो कि इम्पॉर्टेंट है, और अदर मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, जो कि स्पेसिफाइड है 8 शेड्यूल में, वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये ऑर्डर डिफाइंड होता है, जो उसका प्रोसीजर है वो भी डिफाइंड है। जो ड्यूटी ऑफ द कमीशन है कि वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि वो प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज करे फॉर ऑफिशियल पर्पसेज इन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल पर्पस पे हो सकती है, ठीक है। यूनियन में जो लैंग्वेज है वो यूज़ हो सकती है फॉर ऑल पर्पस, जो कि मेंशन है आर्टिकल 348 में है। फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल जो कि यूज़ हो सकते हैं एनी वन और मोर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ यूनियन, और कोई भी मैटर रिलेटेड टू कमीशन जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा होगा एज रिगार्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, एंड जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होगा यूनियन और स्टेट के बीच में और बिटवीन वन स्टेट टू अनदर, उसका भी होगा। ये मेंशन करता है कि जो कमेटी होगी उसमें बेसिकली 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें 20 मेंबर्स होंगे हाउस ऑफ पीपल के और 10 होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी टू एग्जामिन रिकमेंडेशन, मतलब जो कमेटी का काम यही है कि एग्जामिन करे जो भी रिकमेंडेशन है कमीशन की, और रिपोर्ट भेजे किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं और कवर करूँगा पॉलिटी से रिलेटेड, तो हमारा पूरा 1 पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट फिर मैं लाऊंगा। ये 1.6 है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है राइट टू प्रोटेस्ट। 2 इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है। पहला है जो शाहीन बाग में लास्ट ईयर जो सिटीजनशिप में हुआ था पूरा, उसके पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी, जो कि होती है किसके अगेंस्ट। अगर आप रोड ब्लॉक कर रहे हो, जैसे शाहीन बाग में ब्लॉक हो गई थी, आप सबको पता ही है। और अभी हाल ही में जो फार्म लॉस पे जो एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो उस पर भी अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फार्मर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, और वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट है प्रोटेस्ट, एज लॉन्ग एज उनकी जो डिसेंट है वो वायलेशन में स्लिप ना हो या किसी तरह से वायलेंस में ना तब्दील हो जाए, ठीक है। जो 3 एग्रीकल्चर लॉज है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है जो राइट टू प्रोटेस्ट के हैं। पहला है आर्टिकल 19, इसके क्लॉज देख लेते हैं। आर्टिकल 19 आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। सब आर्टिकल्स देख लेते हैं। क्लॉज 1 क्लॉज ए, इस पर प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, नो राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। क्लॉज बी के बारे में बात करूँ तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। और क्लॉज 3 और 2 की बात करें तो पावर ऑफ स्टेट है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, जो कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक है इसमें ये है हेट स्पीच का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस लॉ है वो है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑब्जर्व करा था जो हेट स्पीच है वो की ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच। फ्री स्पीच इंक्लूड करता है राइट टू कमेंट, फेवर या क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो एक्सेप्टेबल है। हेट स्पीच हो गया कि आप हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर रहे हो कम्युनिटी के। हेट स्पीच ऑल दो डिफाइन नहीं है लॉ में, हाउएवर हेट स्पीच जो है जनरली इंसाइट करता है हेटेड टुवर्ड्स द अदर पर्सन, ये देखा गया है, ठीक है। और ये प्राइमली एक ग्रुप के अगेंस्ट होता है, जो कि डील किस में होता है, आईपीसी में होता है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड में होता है। सेक्शन कौन सा, 153A और 295A, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में मैं कवर कर दूंगा सेकंड पार्ट। अगर मेरे एफर्ट्स चल गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।